तो कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर मैं यह प्यार स्वीकार कर भी लूँ तो क्या समाज इसे स्वीकार करने देगा? कौन इस बात का समर्थन करेगा कि मैंने शादी किसी और से की है और प्यार तुमसे करता हूँ? हर्ष ने तड़पते हुए जवाब दिया, शादी करना और प्यार करना दोनों अलग अलग बातें हैं हर्ष। जिसे चाहे शादी भी उसी से हो। जब यह ज़रूरी नहीं तो फिर यह ज़रूरी क्यों है कि जिससे शादी हो उसी को चाहा भी जाए? आभा ने अपना तर्क दिया। उसका दिल रो रहा था। चलो माना कि यह ज़रूरी नहीं, मगर इसमें हमारे जीवन साथियों की क्या गलती है? उन्हें हमारी अधूरी चाहत की सज़ा क्यों मिले? हर्ष ने फिर तर्क किया। हर्ष, मैं किसी को सज़ा देने की बात नहीं कर रही। हमने अपनी सारी ज़िंदगी उनकी खुशी के लिए जी है। क्या हमारा अपने आप के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? क्या हमें अपनी खुशी के लिए जीने का अधिकार नहीं? वैसे भी अब हम उम्र की मध्यवय में आ चुके हैं। जीने लायक ज़िंदगी बची ही कितनी है हमारे पास। मैं कुछ लम्हे अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मैं महसूस करना चाहती हूँ कि खुशी क्या होती है। कहते कहते आभा का स्वर भीग गया। क्यों? क्या तुम अपनी लाइफ से अब तक खुश नहीं थी? क्या कमी है तुम्हें? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। हर्ष ने उसे टटोला। खुश दिखना और खुश होना दोनों में बहुत फ़र्क होता है हर्ष, तुम नहीं समझोगे। आभा ने जब यह कहा तो उसकी आवाज़ की तरलता हर्ष ने भी महसूस की। शायद वह भी उसमें भीग गया था, मगर सच का सामना करने की हिम्मत फिर भी नहीं जुटा पाया। लगभग 10 महीने दोनों इसी तरह सोशल मीडिया पे जुड़े रहे। रोज़ घंटों बातें करने पर भी उनकी बातें ख़त्म नहीं होती थी। आभा की तड़प इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वह हर्ष से प्रत्यक्ष मिलने के लिए बेचैन होने लगी। लेकिन हर्ष का व्यवहार अभी भी उसके लिए एक पहेली बना हुआ था। कभी तो उसे लगता जैसे हर्ष आज भी सिर्फ उसी का है, और कभी वह एकदम बेगानों सा लगने लगता। वह 2 कदम आगे बढ़ता और अगले ही पल 4 कदम पीछे हो जाता। वह आभा का साथ तो चाहता था, मगर समाज में दोनों की ही प्रतिष्ठा को भी दांव पर नहीं लगाना चाहता था। उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो वह एक बार मिलने के बाद आभा से दूर ही ना रह पाए। फिर क्या करेगा वह? मगर आभा अब मन ही मन एक ठोस निर्णय ले चुकी थी। 4 मार्च आने वाला था। आभा ने हर्ष को याद दिलाया कि पिछली साल इसी दिन वे 2 बिछड़े प्रेमी फिर से मिले थे। उसने आखिर हर्ष को मना ही लिया था यह दिन एक साथ मनाने के लिए, और बहुत सोच विचार करके दोनों ने उस दिन जयपुर में मिलना तय किया। हर्ष दिल्ली से और आभा जोधपुर से सुबह ही जयपुर आई। होटल में पति पत्नी की तरह रुके, पूरा दिन साथ बिताया, जी भरकर प्यार किया, और दोपहर ठीक 12 बजे आभा ने हर्ष को हैप्पी एनिवर्सरी विश किया। और फिर उसी समय अपने मोबाइल में अगले साल के लिए यह रिमाइंडर डाल लिया। रात को जब विदा लेने लगे तो आभा ने हर्ष को एक बार फिर चूमते हुए कहा, हर्ष, खुशी क्या होती है यह आज तुमने मुझे महसूस करवाया है। थैंक्स। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। मरे तुम्हारे दुश्मन। अभी तो हमारी ज़िंदगी से फिर से मुलाकात हुई है। सच आभा, मैं तो मशीन ही बन चुका था। मेरे दिल को फिर से धड़काने के लिए शुक्रिया, और हाँ, खुशी और संतुष्टि में फ़र्क महसूस करवाने के लिए भी। हर्ष ने उसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए कहा, और फिर से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। अब आशिकी छोड़ो, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। आभा ने मुस्कुराते हुए हर्ष को अपने से अलग किया। उसी शाम दोनों ने वादा किया था कि हर साल 4 मार्च को वे दोनों इसी तरह इसी जगह मिला करेंगे। इसी वादे के तहत आज भी दोनों यहाँ जयपुर आए थे, और यह हादसा हो गया। आभा, डॉक्टर ने तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर बना दिए। मैं टैक्सी लेकर आता हूँ, हर्ष ने धीरे से उसे जगाते हुए कहा। तो आभा फिर से भयभीत हो गई कि कैसे वापस जाएगी अब वह जोधपुर, कैसे राहुल का सामना कर पाएगी। मगर फेस तो करना ही पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। सोचते हुए आभा जोधपुर जाने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने लगी। आभा ने राहुल को फ़ोन करके अपने एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। राहुल ने सिर्फ इतना ही पूछा, ज़्यादा चोट तो नहीं आई? आभा के नहीं कहते ही राहुल ने अगला प्रश्न दागा, सरकारी हॉस्पिटल में ही दिखाया था ना? ये प्राइवेट वाले तो बस लूटने के मौके ढूंढते हैं। सुनकर आभा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ।
क्योंकि उसे राहुल से ऐसी ही उम्मीद थी। आभा ने बहुत कहा कि वह अकेली जोधपुर चली जाएगी, मगर हर्ष ने उसकी एक ना सुनी और टैक्सी में उसके साथ जोधपुर चल पड़ा। आभा को हर्ष का सहारा लेकर उतरते देख राहुल का माथा ठनका। आभा ने परिचय करवाते हुए कहा, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, जयपुर में मेरे साथ ही थे। राहुल ने हर्ष में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, सिर्फ इतना ही कहा, टैक्सी से आने की क्या ज़रूरत थी, ट्रेन से भी आ सकती थी। आभा को जोधपुर छोड़ उसी टैक्सी से हर्ष लौट गया। आभा 6 सप्ताह की बेड रेस्ट पर थी। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े उसे हर्ष से बातें करने के अलावा और कोई काम ही नहीं सूझता था। कभी जब हर्ष अपने प्रोजेक्ट में बिज़ी होता तो उससे बात नहीं कर पाता था। यह बात आभा को अखर जाती थी। वह फ़ोन या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी नाराज़गी जताती, फिर हर्ष उसे मनहार कर के मनाता। आभा को उसका यूँ मनाना बहुत सुहाता। वह मन ही मन अपने प्यार पे इतराती। ऐसे ही एक दिन वह अपने बेड पर लेटी लेटी हर्ष से बातें कर रही थी और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे पता ही नहीं चला कि राहुल कब से वहाँ खड़ा उसकी बातें सुन रहा है। बाय, लव यू कहते हुए फ़ोन रखने के साथ ही जब राहुल पर उसकी नज़र पड़ी तो वह सकपका गई। राहुल की आंखों का गुस्सा उसे अंदर तक हिला गया। उसे लगा मानो आज उसकी ज़िंदगी से खुशियों की विदाई हो गई। राहुल ने आंखें तरेर कर पूछा, कौन है ये? कब से चल रहा है ये सब? यह हर्ष है, वही जो मुझे छोड़ने आया था। आभा अब राहुल के सवालों के जवाब देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुकी थी। तो तुम इसलिए बार बार जयपुर जाती थी? राहुल ने फिर पूछा, पर आभा ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लेती। समाज में बात खुलेगी तो क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? राहुल ने उसके चरित्र को निशाना बनाते हुए चोट की। तुम्हारी इज्जत का ख्याल था, इसलिए तो बाहर मिली उससे, वरना यहाँ इस शहर में भी मिल सकती थी। और समाज? किस समाज की बात करते हो तुम? किसे इतनी फुर्सत है कि इतनी आपाधापी में मेरे बारे में कोई सोचे? मैं कितना सोचती हूँ किसी और के बारे में, और यदि कोई सोचता भी है तो 2 दिन सोचकर भूल जाएगा। वैसे भी लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। आशा ने बहुत ही संयत स्वर में कहा, बच्चे क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? उनका तो कुछ ख्याल करो। राहुल ने इस बार इमोशनल वार किया। 2-4 सालों में बच्चे भी अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। राहुल, मैंने सारी उम्र अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, बिना तुमसे कोई सवाल किए अपना हर फ़र्ज़ निभाया है, फिर चाहे वह पत्नी का हो या माँ का। अब मैं कुछ समय अपने लिए जीना चाहती हूँ। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं? आभा की आवाज़ लगभग भर्रा गई थी। तुम पत्नी हो मेरी, मैं कैसे तुम्हें किसी और की बाहों में देख सकता हूँ? राहुल ने उसे झकझोरते हुए कहा। हाँ, पत्नी हूँ तुम्हारी। मेरे शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, मगर कभी सोचा है तुमने कि मेरा मन आज तक तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे प्यार के छींटों से मेरे मन का आंगन क्यों नहीं भीगा? तुम चाहो तो अपने अधिकार का प्रयोग करके मेरे शरीर को बंदी बना सकते हो। एक जिंदा लाश पर अपने स्वामित्व का हक जताकर अपने अहम को संतुष्ट कर सकते हो, मगर मेरे मन को तुम सीमाओं में नहीं बांध सकते। उसे हर्ष के बारे में सोचने से तुम रोक नहीं सकते। आभा ने शून्य में ताकते हुए कहा। अच्छा, क्या वह हर्ष भी तुम्हारे लिए इतना ही दीवाना है? क्या वह भी तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है? राहुल ने व्यंग्य से कहा। दीवानगी का कोई पैमाना नहीं होता। वह मेरे लिए किस हद तक जा सकता है यह मैं नहीं जानती, मगर मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आभा ने दृढ़ता से कहा। अगर तुमने इस व्यक्ति से अपना रिश्ता ख़त्म नहीं किया तो मैं उसके घर जाकर उसकी सारी हकीकत बता दूंगा। कहते हुए राहुल ने गुस्से में आकर आभा के हाथ से मोबाइल छीनकर उसे ज़मीन पे पटक दिया। मोबाइल बिखर कर आभा के दिल की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। राहुल की आखिरी धमकी ने आभा को सचमुच डरा दिया।
वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण हर्ष की ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आए। वह अपनी खुशियों की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकती थी। उसने मोबाइल के सारे पार्ट्स फिर से जोड़े तो पाया कि वह अभी भी चालू स्थिति में है। एक आखिरी मैसेज उसने हर्ष को लिखा, शायद नियति ने मेरे हिस्से खुशी लिखी ही नहीं। तुमने जो खूबसूरत यादें मुझे दी हैं उनके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर मोबाइल से सिम निकाल कर टुकड़े टुकड़े कर दी। हर्ष कुछ भी समझ नहीं पाया कि यह अचानक क्या हो गया। उसने आभा को फ़ोन लगाया मगर फ़ोन बंद था। फिर उसने व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ा मगर वह भी अनसीन ही रह गया। अगले कई दिनों तक हर्ष उसे फ़ोन ट्राई करता रहा मगर हर बार फ़ोन बंद है का मैसेज पाकर निराश हो उठता। उसके किसी भी मेल का जवाब भी आभा की तरफ से नहीं आया। एक बार तो हर्ष ने जोधपुर जाकर उससे मिलने का मन भी बनाया मगर फिर यह सोचकर कि कहीं उसकी वजह से स्थिति ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, उसने दिल पर पत्थर रख लिया। आखिर हर्ष ने सब कुछ वक्त पर छोड़कर आभा को तलाश करना बंद कर दिया। इस वाक़ये के बाद आभा ने अब मोबाइल रखना ही बंद कर दिया। राहुल के बहुत ज़िद करने पर भी उसने नई सिम नहीं ली। बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक ही उसने खुद को सीमित कर लिया। कॉलेज से भी जब मन उचटने लगा तो उसने छुट्टियां लेनी शुरू कर दी मगर छुट्टियों की भी एक सीमा थी। धीरे धीरे वह गहरे अवसाद में चली गई। राहुल ने बहुत इलाज करवाया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब राहुल भी चिड़चिड़ा सा होने लगा था। एक तो आभा की बीमारी, ऊपर से उसकी सैलरी भी कट कर आ रही थी क्योंकि उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई थीं। राहुल को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही थी जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। पति पत्नी जैसा भी कोई रिश्ता अब उनके बीच नहीं रहा था। यहाँ तक कि आजकल तो खाना भी अक्सर या तो राहुल को खुद बनाना पड़ता या फिर बाहर से ही आता। सारे उपाय करने के बाद अंत में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने राहुल से कहा, मरीज़ ने शायद खुद को ख़त्म करने की ठान ली है। जब तक ये खुद जीना नहीं चाहेंगी तो कोई भी इलाज इन पर कारगर नहीं हो सकता। आज शाम राहुल ने आभा से तल्खी से कहा, देखो अब बहुत हो चुका, मैं अब तुम्हारे नाटक और नहीं सहन कर सकता। आज तुम्हारे प्रिंसिपल का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि तुम्हारे कॉलेज की तरफ से जयपुर में 5 दिनों का एक ट्रेनिंग कैंप लग रहा है। अगर तुमने उसमें भाग नहीं लिया तो तुम्हारा इंक्रीमेंट रुक सकता है। हो सकता है कि नौकरी भी हाथ से चली जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्यों अच्छी भली नौकरी को लात मारने पर तुली हो। मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से कहकर कैंप के लिए तुम्हारा नाम जुड़वा दिया है। 2 दिन बाद तुम्हें जयपुर जाना है। आभा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आभा के ना चाहते हुए भी राहुल ने उसे ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया। ट्रेन में बैठते समय राहुल ने कहा, यह लो अपना मोबाइल, इसमें ना सिम डाल दी है। अपने प्रिंसिपल को फ़ोन करके कैंप ज्वाइन करने की सूचना दे देना ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए। आभा ने एक नज़र अपने पुराने टूटे मोबाइल पर डाली और उसे पर्स में ढकेलते हुए ट्रेन की तरफ बढ़ गई। सुबह जैसे ही आभा की ट्रेन जयपुर स्टेशन पहुंची, वह यंत्र चालित सी नीचे उतरी और धीरे धीरे उसी बेंच की तरफ बढ़ चली जहां हर्ष उसे बैठा मिला करता था। फिर अचानक कुछ याद करके आभा के आंसुओं का बांध टूट गया। वह उस बेंच पर बैठकर फपक पड़ी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसी होटल की तरफ चल दी जहां वह हर्ष के साथ रुका करती थी। उसे दोपहर बाद 3 बजे कैंप में पहुंचना था। संयोग से आभा उस दिन भी उसी कमरे में ठहरी जहां उसने पिछली दोनों बार के साथ यादगार लम्हे बिताए थे। वह कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने रूम का दरवाज़ा तक बंद नहीं किया था। तभी अचानक पर्स में रखे मोबाइल में रिमाइंडर मैसेज बज उठा, से हैप्पी एनिवर्सरी टू हर्ष। देखकर आभा एक बार फिर सिसक उठी। उफ, आज 4 मार्च है। और तभी अचानक 2 मजबूत हाथ पीछे से आकर उसके गले के इर्द गिर्द लिपट गए। आभा ने अपना भीगा चेहरा ऊपर उठाया तो सामने हर्ष को देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह उससे कसकर लिपट गई। हर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। आभा का सारा अवसाद आंखों के रास्ते बहता हुआ हर्ष की शर्ट को भिगोने लगा।
वह सब कुछ भूलकर उसके चौड़े सीने में सिमट गई। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।